अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करते हैं। इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमारे पास लीनियर इक्वेशंस होंगी दो। उनको हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, लेकिन इसमें हम मैट्रिक्स यूज़ करेंगे। इसमें दो मेथड हैं इस एक्सरसाइज में। एक है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, यानी मैट्रिक्स को उलट यानी उसका इन्वर्स लेना, और दूसरा है क्रेमर्स रूल। तो इन दोनों तरीक़ों से हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो इसमें पार्ट 1 है। इसमें हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं। 2x + 5y = 19, 4x - 3y = -1। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले इक्वेशंस को दोबारा लिखा। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं हम, यानी 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले हम ये एक्स वाई के जो कोफिशिएंट हैं उनका मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर एक्स वाई का मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर राइट साइड पे जो नंबर्स हैं उनका मैट्रिक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर हैं, 4 कोफिशिएंट हैं, तो इनको हमने 2/2 का मैट्रिक्स बना लिया तरतीब से। 2, 5 ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, यानी इनके कोफिशिएंट्स जो हैं, और ये नीचे इनके कोफिशिएंट्स 4 - 3। और यहाँ 2 वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं एक्स वाई, तो इनको यहाँ पे लिख लिया। और ये दो जैसे हैं वैसे ही इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। नेक्स्ट, इस मैट्रिक्स को हम कैपिटल ए का नाम दे देते हैं, इस मैट्रिक्स को हम कैपिटल एक्स का नाम दे देते हैं, इस मैट्रिक्स को हम कैपिटल बी का नाम दे देते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर ये ए होगा, ये एक्स होगा, ये बी होगा। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ से हम दोनों तरफ ए इन्वर्स लेते हैं। इधर ए इन्वर्स लेंगे तो ये ए कैंसिल हो जाएगा, और इधर ए इन्वर्स इधर आ जाएगा। तो अब हमने x = ए इन्वर्स बी लिख दिया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। बेसिकली हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो x की वैल्यूज़ हमें देगा। यानी x में क्या है हमारे पास, स्मॉल x स्मॉल y। तो जब भी हमने 2 लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, उनमें से हमने एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है। तो इसमें भी हम एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन काल्बों का तरीका यूज़ करके। अब दोबारा हम इसे ए लिखते हैं, क्योंकि हमें ए इन्वर्स चाहिए। बी है हमारे पास, हमें ए इन्वर्स चाहिए। तो ए इन्वर्स के लिए हम पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट होगा 2 × -3 - 4 × 5। तो ये -6 - 20 = -26। तो यहाँ ये आप लिख दें या ना लिखें एक ही बात है, क्योंकि -26 का मतलब है कि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है और इसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। अब हम ए का एडजॉइंट फाइंड करते हैं। ये ए मैट्रिक्स लिखा, तो इसका एडजॉइंट अप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी, और इन दोनों की जो अलामत है वो चेंज कर दी। अब हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है। उसका फार्मूला है 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है हमारे पास -26, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये है। इक्वेशन 1 बिकम्स, अब ए इन्वर्स की वैल्यू ये हमने निकाल ली यहाँ पे। अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, लेकिन ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। यहाँ पे बी की वैल्यू हमने पुट करनी है, क्योंकि यहाँ पे बी लिखा हुआ था। अब हमारे पास यहाँ पे 3 रकमें हैं, इनमें से 2 मैट्रिसेस हैं और एक ये रकम डिवाइड हो रही है। पहले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ये बन गया। अब हमारे पास कॉलम 2 है ही नहीं, इसलिए नेक्स्ट हमें एलिमेंट की ज़रूरत ही नहीं। -3 × 19 प्लस -5 × -1, तो ये आ गया। अब रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -4 × 19 प्लस 2 × -1, ये हो गया -57, और ये हो गया +5। ये -76
और ये -2। इन्हें सिंप्लीफाई करें, ये -52 हो गया, ये -78 हो गया। अब ये जो -26 है, इसको अंदर दोनों रकमों पे डिवाइड करते हैं। तो ये लिख दिया हमने, -52/26 -78/-26। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गया दोनों रकमों में, और ये 26 के टेबल पे कट होके ऊपर 2 आ गया, और ये 26 के टेबल पे कट होके ऊपर 3 आ गया। तो ये हमारे पास आ गया 2, 3। और लेफ़्ट साइड पे हमारे पास x लिखा हुआ था, x की वैल्यू भी हमने पुट कर दी। x की वैल्यू थी हमारे पास स्मॉल xy। अब 2 मैट्रिक्स हमारे पास आ गए, दोनों इक्वल हैं, एक लेफ़्ट साइड पे, एक राइट साइड पे। तो यहाँ पे हम कंपैरिज़न करेंगे, कंपैरिज़न करके ये वाली रकम इस रकम के बराबर है, वो लिख दी, ये वाली रकम इस रकम के बराबर है, ये लिख दी। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू भी मिल गई और y की वैल्यू भी मिल गई। तो इसका हमने सॉल्यूशन सेट इस तरह लिख दिया। क्योंकि हमने x और y की वैल्यू इकट्ठी लिखनी है, इसलिए ये स्मॉल ब्रैकेट यूज़ की है, और ये कर्ली ब्रैकेट इसलिए यूज़ की है क्योंकि ये सेट है। तो सेट के अंदर हमने ये स्मॉल ब्रैकेट लिखनी है और उसके अंदर ये उस y की वैल्यूज़ लिखना है। और याद रखें, यहाँ वैल्यूज़ लिखते हुए x की वैल्यू आपने पहले लिखनी है और y की वैल्यू बाद में। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर हमेशा पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। अगर डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट्स में आपने आंसर लिखना होता तो उसमें जैसे मर्ज़ी आप तरतीब लगा सकते थे, क्योंकि वो दोनों वैल्यूज़ x की होती थीं। लेकिन यहाँ पे एक x है, एक y है, इसलिए आपने पहले x वाली वैल्यू लिखनी है, फिर y वाली वैल्यू लिखनी है। पार्ट नंबर 2, 3x + 2y = 7, 5x - y = 16। सॉल्यूशन में हमने दोनों इक्वेशंस को लिखा, फिर इनमें से मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। ये कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स फॉर्म बन जाएगा 3, 2, 5, -1। मैट्रिक्स फॉर्म में ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बन गया, ये एक्स वाई वेरिएबल्स का मैट्रिक्स फॉर्म बन गया, और ये हमारे पास राइट साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं उनका बन गया। इसको ए का नाम दे दिया, इसको एक्स का नाम दे दिया, इसको बी का नाम दे दिया। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी AX = B। तो यहाँ से x यानी दोनों तरफ A इन्वर्स अप्लाई किया लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ x रह गया और यहाँ A इन्वर्स B बन गया। इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब इक्वेशन 1 में हमें A इन्वर्स चाहिए, तो सबसे पहले A से शुरू करते हैं। A मैट्रिक्स लिखा, इसका डिटर्मिनेंट अप्लाई किया, डिटर्मिनेंट अप्लाई करके हमारे पास -13 आ गया। तो ये ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। फिर हम एडजॉइंट लिखते हैं, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी और इन दोनों के सिंबल चेंज कर दिए। अब A इन्वर्स वो फार्मूला लिखा, 1/A डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ A, इसकी वैल्यू लिखी और इसकी वैल्यू लिखी। इक्वेशन 1 बिकम्स, तो इक्वेशन 1 के अंदर हम ये सारी वैल्यू लिखेंगे क्योंकि ये जो वैल्यू है ये A इन्वर्स की है। तो ये हमारे पास x, ये A इन्वर्स की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गया -39 और नीचे आ गया 13। अब ये जो बाहर -13 डिवाइड हो रहा है, इसे अंदर हर एलिमेंट से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करके ये कट भी हो जाएगा, ये माइनस माइनस आपस में कट हो गया। 13 ये 3 देगा, ये 1, और ये एक ही माइनस है इसलिए ये आंसर में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास xy = 3 - 1। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो x = 3, y = -1, और यही हमारे दोनों आंसर हैं। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, x - 2y = 9, 2x + 7y = -4। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, मैट्रिक्स फॉर्म में इसके कोएफिशिएंट्स लिखे, ये एक्स वाई और ये इक्वल के इस साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं उनका मैट्रिक्स बनाया।
इसको ए का नाम दिया, इसको एक्स का नाम दिया, इसको बी का नाम दिया। अब हमने ए एक्स इज़ इक्वल टू बी लिखा, यहाँ से इक्वेशन बना दी एक्स इज़ इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे, उसके लिए हम ए से स्टार्ट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट लिया, ए डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 11, तो इसका मतलब है इसका ए इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी और इन दोनों का सिंबल चेंज कर दिया। अब ए इनवर्स फाइंड करेंगे, उसके लिए हम ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखेंगे और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू लिखेंगे। तो इस सारी चीज़ को हमने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, साथ में बी की वैल्यू भी पुट कर दी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, पहला एलिमेंट बन गया। रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये नीचे हमारा एलिमेंट बन गया। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, 63 माइनस 8 माइनस 18 माइनस 4, ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा माइनस 22। और ये जो नीचे 11 है बाहर, इसे हम अंदर दोनों रकमों पे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो 11 के टेबल पे कट हो जाएंगे, ऊपर 5 आ जाएगा और नीचे 2 आ जाएगा, साथ में ये माइनस भी है। ये हमारे पास एक्स वाई आ गया 5 माइनस 2। तो कंपैरिजन करके हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये वाई की वैल्यू आ गई। तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। ये रकम है हमारे पास 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 2, x माइनस 2y इज़ इक्वल टू माइनस 2। इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट, कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बन गया। ये हमारे पास वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बन गया और ये हमारे पास कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स बन गया। इसको a का नाम दिया, इसको x का नाम दिया, इसको b का नाम दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई, x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b। अब हमें ए इनवर्स चाहिए तो उसके लिए ए लिखा, फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट फाइंड करके हमारे पास आंसर आ गया -8। अब -8 का मतलब है कि इसका इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दी और इन दोनों का सिंबल चेंज कर दिया। अब डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू बन गई। तो इन सब वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये हमारे पास है एडजॉइंट की वैल्यू और ये बी की। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास एलिमेंट बन गया। रो 2 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई किया, ये नीचे वाला एलिमेंट बन गया। इनको सिंप्लीफाई किया तो एंड पे हमारे पास आंसर आ गया 0 माइनस 8। अब इस -8 को डिवाइड करेंगे, इस रकम पे भी और इस रकम पे भी। इस रकम पे डिवाइड करेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, सिंबल भी ख़त्म हो जाएगा। और ये जो नीचे है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और 8 से कट होके 1 आ गया। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया 0 1। इसको कंपेयर किया इसके साथ, तो यहाँ से x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। तो यही हमारा सॉल्यूशन सेट है और साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यानी काल्बों का माकूस तरीका। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक डिफरेंट मेथड यूज़ करना है, क्रेमर्स रूल। तो ये एक साइंसदान था, मैथमेटिशियन था, उसके नाम पे ये वाला है। उसने मैट्रिक्स के ऊपर काफ़ी काम किया था लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले रकमें लिख ली, इक्वेशंस दोबारा लिखी इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसका स्टार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है कि हम इनके मैट्रिक्स लिखेंगे, कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स अलहदा बना देंगे, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स अलहदा बना देंगे और ये जो कांस्टेंट्स हैं इनका मैट्रिक्स अलहदा बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम 3 मैट्रिक्स बनाएंगे। ए तो वही है जो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है। फिर A1 A2 बनाएंगे। जब हमने A1 बनाना है तो उसके लिए जो पहला कॉलम है, यानी 1 ज़ाहिर कर रहा है कि पहला कॉलम, पहले कॉलम की जगह पे आपने ये वाली रकम लिख देनी है जो यहाँ पे आपने मैट्रिक्स के अंदर लिखी है। और जो दूसरा कॉलम है
वो बिल्कुल ऐसे लिख देना जैसे ए का है, और A2 में ये वाली रकम हमने कॉलम 2 में लिख देनी है, और पहले वाला कॉलम ऐसे लिख देना है। यानी 1 और 2 ये ज़ाहिर करते हैं कि ये वाली रकम हमने किस कॉलम में लिखनी है। अगर आपके पास A1 है, तो ये वाली रकम आपने कॉलम 1 में लिखनी है। अगर ये आपके पास A2 है, तो ये वाली रकम आपने A2 में लिख देनी है, कॉलम 2 में लिख देनी है। और बाकी जो कॉलम है, इसका पहला और इसका दूसरा, वो वही है जो आपके पास A वाला है। अब उसके बाद हमने A डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो हमने A डिटर्मिनेंट रकमें लिखी, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास A डिटर्मिनेंट आंसर आ गया -9। उसके बाद हमने A1 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो A1 का डिटर्मिनेंट फाइंड किया, ये रकमें हैं हमारे पास 4, 4, 5, -1, मल्टीप्लाई किया 4 मल्टीप्लाई -1 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 इज़ इक्वल टू -4 -20 इज़ इक्वल टू -24। अब A2 का डिटर्मिनेंट भी हम फाइंड करेंगे इसी तरीके से, 1, 4, 2, 5, 1 मल्टीप्लाई 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 8 इज़ इक्वल टू -3। तो हमारे पास A डिटर्मिनेंट भी आ गया, A1 डिटर्मिनेंट भी आ गया, A2 डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब यहाँ से डायरेक्ट हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x फाइंड करने का फार्मूला है A1 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट, y A2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे हम A1 डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे जो कि -24 है, और A डिटर्मिनेंट की वैल्यू है -9। माइनस से माइनस कट हो गया, और ये 3 के टेबल पे कट हो के ऊपर आंसर 8 आ जाएगा, नीचे आंसर 3 आएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह इधर A2 डिटर्मिनेंट का आंसर आया था -3, और A डिटर्मिनेंट का आंसर है -9। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 3 के टेबल पे कट हो के ऊपर 1 नीचे 3, तो ये y की वैल्यू आ गई। ये x की वैल्यू है, ये y की। तो इन दोनों को हमने सॉल्यूशन सेट में लिख दिया। x की वैल्यू 8/3, y की वैल्यू 1/3। क्रेमर्स रूल मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से छोटा भी है, इजी भी है। पार्ट नंबर 2, x + 2y = 7, 3x - 2y = -3। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, ये कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है, और ये कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स है। उसके बाद इनको हमने नाम दिया, इसको a का नाम दे दिया। उसके बाद A1 यानी 1 ज़ाहिर कर रहा है कि हमने पहली कॉलम में ये वाला लिखना है, और A2 ज़ाहिर कर रहा है कि हमने कॉलम नंबर 2 में ये लिखना है। तो A डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, 1, 2, 3 -2, 1 मल्टीप्लाई -2 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2, -2 -6 इज़ इक्वल टू -8। उसके बाद A1 डिटर्मिनेंट 7 मल्टीप्लाई -2 -3 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा -14 + 6 इज़ इक्वल टू -8। फिर A2 डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 1 मल्टीप्लाई -3 -3 मल्टीप्लाई 7, तो ये हो जाएगा -3 -21 इज़ इक्वल टू -24। तो ये तीनों डिटर्मिनेंट्स आ गए हमारे पास। अब हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। x इज़ इक्वल टू A1 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट, y इज़ इक्वल टू A2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और कटिंग करते हैं। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 जो है यहाँ ऊपर 3 देगा। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। अब क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 करते हैं। 2x - 5 इज़ इक्वल टू -6, 4x - 3y इज़ इक्वल टू -12। सबसे पहले इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स। इसको हमने A का नाम दे दिया। अब A1 जो है उसका कॉलम नंबर 1 पे हमने कांस्टेंट्स वाला लिखा, और A2 में
कॉलम नंबर 2 में हमने कॉन्स्टेंट्स वाला लिखा। अब ए डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, A1 डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और A2 डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 14, A1 डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया -42, A2 डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 0। तो अब हम x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। x इज़ इक्वल टू -42/14, ये 14 के टेबल पे कट हो जाएगा 1 3, और ये ऊपर 0 है, नीचे 14 है, तो ऊपर अगर 0 हो और 0 किसी भी रकम पे डिवाइड हो तो आंसर 0 ही आता है, और इधर आंसर -3 आ गया, तो सोल्यूशन सेट आ गया -3 0। अब हम क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। 3x + 2y इज इक्वल टू -1, 5x + 6y इज इक्वल टू 5। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, काल्बों की शक्ल में। ये हमारे पास कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स है, और ये हमारे पास कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स फॉर्म है। इसको ए का नाम दिया, A1 के अंदर हमने कॉलम 1 की जगह पे ये लिख दिया, A2 में कॉलम 2 की जगह पे ये लिख दिया। अब ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया, A1 डिटर्मिनेंट फाइंड किया और A2 डिटर्मिनेंट फाइंड किया। ये आ गया 8, A1 का आ गया -16 और A2 का डिटर्मिनेंट आ गया 20। अब हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। फार्मूला लिखा, x इज़ इक्वल टू A1 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट, y इज़ इक्वल टू A2 डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई A डिटर्मिनेंट। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट की और कटिंग कर दी। ये 8 के टेबल पे कट होके 2 देगा, ये 4 के टेबल पे कट होके 5 और ये 2 देगा। तो x का आंसर आ गया -2, y का आंसर आ गया 5/2, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ कंप्लीटेड। अब एक्सरसाइज 3.6 के वर्ड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें टोटल 6 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर wants to determine the current in two branches A and B of a simple electrical circuit। वो कहता है कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है और सर्किट के अंदर 2 ब्रांचेस बनी हुई हैं और दोनों ब्रांचेस के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जो कि उस करंट को उसकी वैल्यू को मेजर करना चाहता है। द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज गिवन where x is the current in branch A and y is in the current in branch B. Find x and y by using matrices। तो इसको अब देखें कितना रियल प्रॉब्लम है, लेकिन उसको मैट्रिक्स के अंदर उसने चेंज कर दिया है। तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स यानी ये काल्बों का जो इस्तेमाल है, ये हमारी हकीकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इसको उसने वेरिएबल्स बना के, अलजेब्रा बना के एक इक्वेशन बना दी है। तो इसी तरह दूसरी इक्वेशन बना दी दूसरी ब्रांच के लिए। तो इस तरह वो दोनों ब्रांचेस में बड़े आराम से करंट मेजर कर सकता है। एक तो तरीका ये है कि वो एम्पेयर मीटर ले और डायरेक्ट करंट मेजर कर ले, लेकिन अगर उसके पास एम्पेयर मीटर नहीं है तो फिर भी वो वहाँ पे ये करंट की मेजरमेंट कर सकता है बड़ा इजीली। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में जो दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं उन्हें हमने लिख लिया। उसके बाद इनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। ये कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स है, यहाँ 1 है, यहाँ +1, यहाँ 2, यहाँ -1, और ये वेरिएबल्स का और ये कांस्टेंट्स का। अब यहाँ पे आप क्रेमर रूल अप्लाई कर सकते हैं और काल्बों का माकूस तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, जो क्वेश्चन 1 में किया है, जो क्वेश्चन 2 में किया है, क्योंकि यहाँ पे उसने कुछ नहीं कहा कि आपने ऐसे करना है। और पेपर में ये सवाल अगर आता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो अगर तो वो कहता है कि आपने इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व करना है, तो फिर आपने उसी तरीके से सॉल्व करना है। और अगर क्वेश्चन के अंदर उसने ये नहीं बताया होता कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से जौन-सा तरीका मर्ज़ी यूज़ कर लें। वैसे मेरा मशवरा है कि क्रेमर रूल आसान है, तो ये यूज़ करें। तो यहाँ पे क्रेमर्स रूल अप्लाई किया। ए
इसको A1 का नाम दिया, इसको A2 का नाम दिया। A1 के लिए हमने कॉलम 1 पे ये लिखा और A2 के लिए कॉलम 2 पे हमने ये लिखा। उसके बाद A डिटर्मिनेंट फाइंड किया, उसका आंसर आ गया -3। A1 डिटर्मिनेंट फाइंड किया, उसका आंसर आ गया -9। A2 डिटर्मिनेंट फाइंड किया, उसका आंसर आ गया -12। अब हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। यहाँ हमने वैल्यूज़ पुट की, यहाँ ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 कट होके 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 3, यहाँ ये वैल्यूज़ पुट की, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 3 के टेबल पे कट होके 4 देगा, तो y की वैल्यू 4 आ गई। तो इसका मतलब है कि करंट इन ब्रांच ए इज़ 3 एम्पेयर। यानी ब्रांच ए जो है उसने कहा हुआ था कि x की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो ब्रांच ए में करंट बताएगा, और y की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको ब्रांच बी में करंट की वैल्यू बताएगा। तो करंट का यूनिट एम्पेयर्स होता है। यहाँ मैंने एएमपी लिखा है, आप डायरेक्ट कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, जो कि इसका सिंबल है एम्पेयर का। तो ब्रांच बी में 4 एम्पेयर है। क्वेश्चन नंबर 4, 3 फोर्सेस एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम। यानी वो कहता है कि एक पार्टिकल है और उसके ऊपर 3 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं मुख्तलिफ सिमतों से, लेकिन वो पार्टिकल फिर भी बैलेंस में है, रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है। F1 प्लस F2 प्लस F3 इज़ इक्वल टू 0। यानी इन तीनों को प्लस करें तो हमारे पास 0 आता है। अब F1 F2 F3 की वैल्यूज़ उसने दे दी हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड करती हैं। आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ हमने F1 F2 F3 की वैल्यूज़ लिख दी और साथ में ये कंडीशन है उसकी। तो सॉल्यूशन में हम गिवन कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। गिवन कंडीशन है F1 प्लस F2 प्लस F3 इज़ इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ये F1 की वैल्यू पुट की, ये F2 की वैल्यू पुट की, ये F3 की वैल्यू पुट की, और ये 0 आ रहा है तो लिहाजा ये 0 लिख दिया। लेकिन 0 ऐसे नहीं लिखना, बल्कि कॉलमों की शक्ल में लिखना है, मैट्रिक्स की शक्ल में लिखना है, और ये उसी शक्ल में लिखना है जिस शक्ल में आपको ये तीनों नज़र आ रहे हैं। यानी इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। 2 रोज़ 1 कॉलम, 2 रोज़ 1 कॉलम, 2 रोज़ 1 कॉलम। तो ये उसी मैट्रिक्स ऑर्डर आपने लिखना है जो ये तीनों लिखे हुए हैं। अब तीनों के दरमियान में प्लस है तो इन तीनों को हम प्लस करेंगे। 8 माइनस 2 प्लस वाई। अब ये माइनस इसलिए है क्योंकि ये प्लस माइनस 2 सिंबल इकट्ठे हो गए, इसलिए माइनस है, वरना कर हम प्लस ही रहे हैं। और इधर x माइनस 7 माइनस 1। अब ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं, इनको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने से ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल है और ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के इक्वल है। तो यहाँ से 8 माइनस 2 6 हो गया, ये 6 इधर आके माइनस हो गया, यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। ये -7 -1 -8 हो गया, ये इधर आके प्लस हो गया, ये हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ हमें x y दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। क्वेश्चन नंबर 5, टू सपोर्ट बीम्स ए एंड बी। बीम होते हैं घरों के अंदर, आपने देखे हैं, आपने बिल्डिंग्स जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में बीम्स डाले जाते हैं। बीम का बेसिकली ये मकसद होता है ताकि उस बिल्डिंग को या उस स्ट्रक्चर को सपोर्ट मिल सके, एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल सके। आर होल्डिंग अप अ कंबाइंड लोड ऑफ 100 किलोग्राम 100 किलो न्यूटन। तो दो बीम हैं, उसके ऊपर एक 100 किलो न्यूटन का लोड पड़ा हुआ है, उसको वो होल्ड कर रहे हैं, यानी उनको पकड़ा हुआ है, उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। ट्विस्ट द लोड ऑन बीम ए। अच्छा, अब बताता है कि इसमें से ए के ऊपर ट्विस्ट लोड आ रहा है एंड 3 टाइम्स द लोड ऑन बी। बी तो बी के ऊपर 3 गुना लोड आ रहा है, ए के ऊपर 2 गुना लोड आ रहा है और बी के ऊपर 3 गुना लोड आ रहा है, इक्वल्स 240 किलो न्यूटन, जो कि टोटल मिला के 2 किलो न्यूटन लोड बन जाता है। फाइंड द लोड ऑफ बीम ए एंड बीम बी बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो इसके अंदर उसने कहा है कि मैट्रिक्स वाला मेथड यूज़ करके आपने इन दोनों पे लोड कैलकुलेट करना है।
तो ये भी प्योर तो ये भी प्योर इंजीनियरिंग क्वेश्चन है, रियल एप्लीकेशन है इसकी। तो ये अगर आप में से कोई इन फ्यूचर मैट्रिक के बाद एफएससी इंजीनियरिंग करता है, एफएससी के बाद इंजीनियरिंग करता है, तो आप देखेंगे कि ये रियल वैल्यूड क्वेश्चंस हैं, रियल वैल्यूड प्रॉब्लम्स हैं, और ये काम आती हैं अगर आप रियल लाइफ में इंजीनियरिंग जॉब करते हैं या इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो ये डिज़ाइनिंग और ये कैलकुलेशन वाला काम करना पड़ता है। तो इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिसेस हम पढ़ रहे हैं, ये ऐसे फ़िज़ूल में नहीं है, बल्कि मैथ का कोई भी टॉपिक फ़िज़ूल में नहीं है। हर टॉपिक का रियल लाइफ में यूज़ होता है, इसीलिए तो हम उसे पढ़ते हैं। अब कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें नज़र आता है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन अगर आप थोड़ा बड़ी क्लासेस में जाएँ, एफएससी करें, एफएससी के बाद बैचलर लेवल पे जाएँ, मास्टर लेवल पे जाएँ, तब आपको पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर ही सब कुछ है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बगैर कुछ भी नहीं है। जहाँ पे आप कैलकुलेशन में फँस जाते हैं, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आपकी हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसमें एक्स को हमने लोड बीम ए बताया है, वाई को लोड बीम बताया है, और लोड जो है वो हमारे पास किलो न्यूटन्स में है। अब गिवन कंडीशन ये कहती है कि एक लोड जो है वो दोनों के ऊपर मिला के 100 किलो न्यूटन है, और दूसरी कंडीशन ये है कि एक्स के ऊपर 2 टाइम्स है, वाई के ऊपर 3 टाइम्स है, और वो लोड मिला के टोटल बन जाता है 240। तो इसको हमने दो इक्वेशंस बना दी। पहले उसने कहा था कि इन दोनों के ऊपर लोड है 100, फिर उसने कहा इन एक्स के ऊपर डबल लोड है और वाई के ऊपर 3 गुना लोड है, तो इसको मिला के 240 टोटल लोड बनता है। तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई। आगे इसको मैट्रिक्स तरीके में चेंज कर लें, ये कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बन गया, ये वेरिएबल्स का बन गया, ये कांस्टेंट्स का बन गया। अब आगे हम इसे क्रेमर्स रूल के तरीके से सॉल्व करते हैं। ए मैट्रिक्स वही लिखा, A1 यानी कॉलम 1 की जगह पे कांस्टेंट्स वाला लिखा, और यहाँ कॉलम 2 की जगह पे कांस्टेंट्स वाला लिखा। ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया 1 आ गया, A1 डिटर्मिनेंट फाइंड किया 60 आ गया, A2 डिटर्मिनेंट फाइंड किया 40 आ गया। अब हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। वैल्यूज़ पुट की, a चूँकि 1 है, a डिटर्मिनेंट 1 है, तो इसलिए x की वैल्यू 60 आ गई, y की वैल्यू 40 आ गई। तो इसका मतलब है कि बीम ए के ऊपर 60 किलो न्यूटन लोड है और बीम बी के ऊपर 40 किलो न्यूटन लोड है। अब क्वेश्चन नंबर 6, इन अ 2D गेम वर्ल्ड, जो बच्चे जो स्टूडेंट्स गेमिंग को लाइक करते हैं उनके लिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे भी ये टॉपिक क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। इन अ 2D गेम वर्ल्ड यानी जो गेम बनाते हैं 2D, 2 डायमेंशन में, 3D गेम नहीं बल्कि 2D गेम। 2 कैरेक्टर्स आर मूविंग अलोंग स्ट्रेट पाथ। अब 2 कैरेक्टर हैं, या 2 कार्टून कह सकते हैं, 2 प्लेयर कह सकते हैं, या 2 ओपोनेंट्स कह सकते हैं, कोई भी आप कह सकते हैं। वो बिल्कुल सीधी लाइंस में मूव कर रहे हैं। वन कैरेक्टर मूव्स अलोंग अ लाइन वेयर टोटल ऑफ ट्विस्ट देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड वर्टिकल पोजीशन इज़ 5। यानी वो कह रहा है कि उनमें से एक कैरेक्टर या एक प्लेयर जो है वो इस तरह मूव करता है कि उनका जो टोटल हॉरिजॉन्टल पोजीशन है, बिल्कुल सीधा जो उनकी पोजीशन है, और फिर वर्टिकल पोजीशन यानी जो ऊपर की पोजीशन है, तो वो टोटल 5 है। व्हाइल द अदर मूव्स, ये पोजीशन बताई उसने प्लेयर 1 की, और दूसरे प्लेयर के बारे में बता रहा है, ही मूव्स अलोंग अ लाइन वेयर देयर हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज़ 1 मोर देन देयर वर्टिकल पोजीशन। यानी वर्टिकल पोजीशन में क्या है कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन से 1 मोर है, यानी एक ज़्यादा है। फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो अब आपने उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना है, जहाँ पे वो दोनों प्लेयर आके मिलेंगे, या एक दूसरे को पकड़ लेंगे, या एक दूसरे को शूट कर देंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसी तरीके से मिलेगा जब हम दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कैसे करना है ये उसने बता दिया है।
बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस हमने यूज़ करके पहले 2 इक्वेशंस बनानी है इस वर्ड प्रॉब्लम में से, फिर उनको सॉल्व करना है। अब हमने x को कह दिया हॉरिजॉन्टल पोजीशन और y को कह दिया वर्टिकल पोजीशन। x को कहा हॉरिजॉन्टल पोजीशन, y को कहा वर्टिकल पोजीशन। अब उसमें 2 कंडीशंस हैं हमारे पास। 2x + y = 5, यानी x का डबल, x 2 टाइम्स था और y 1 टाइम था। x का डबल 2x + y, और इसकी जो टोटल पोजीशन थी वो 5 थी। अब दूसरे के लिहाज से हमने बात की थी कि वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन से ज़्यादा है, 1 मोर है, तो इसलिए हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन माइनस वर्टिकल पोजीशन इज़ इक्वल टू 1, यानी x - y = 1। तो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई। इनको हम मैट्रिसेस मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने मैट्रिसेस लिखे, क्रेमर्स रूल अप्लाई कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट -3 आ गया, A1 डिटर्मिनेंट -6 आ गया, A2 डिटर्मिनेंट -3 आ गया। अब हम यहाँ से x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 6 कैंसिल हो के 2 आ गया। तो x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। तो ये हमें पॉइंट मिलेगा 1 2। ये ऐसा पॉइंट है जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी दोनों प्लेयर आपस में आके मिलेंगे। तो वहाँ पे गेम के लिहाज से डिपेंड करता है कि वो शूटिंग गेम है, फाइटिंग गेम है या कैसी गेम है। तो ये उनका दोनों का मिलने का पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 years ago, 2 साल पहले, a man was 5 times as old as his son was, यानी 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे से उम्र के लिहाज से 5 गुना था। यानी अगर बेटे की उम्र फ़र्ज़ करें 10 साल थी, तो बाप की उम्र उस वक़्त 50 साल थी, फ़र्ज़ करें। आफ्टर 6 years ही विल बी 3 टाइम्स एज़ ओल्ड एज़ हिज़ सन। तो 6 साल के बाद उसकी उम्र उतनी होगी, यानी 3 गुना होगी जितनी उसके बेटे की उम्र है। यानी आज से अगर 5 साल पीछे चले जाएं, यानी आज से अगर 2 ईयर्स यानी 2 साल पीछे चले जाएं, तो बाप की जो उम्र है बेटे से 5 गुना है। और आज से 6 साल बाद बाप की उम्र बेटे की उम्र से 3 गुना है। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो आज के दिन हमने इन दोनों की उम्रें मालूम करनी है और मेथड हमने मैट्रिसेस वाला यूज़ करना है। ये बिल्कुल आपने क्लास 9 में इस तरह का क्वेश्चंस किया था, लेकिन वो सिंपल 2 इक्वेशंस बना के किया था। तो ये तकरीबन उससे मिलता-जुलता है, लेकिन इसको हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं। एक्स को हम कह देते हैं कि ये फादर एज है, वाई को हम कह देते हैं ये एज ऑफ सन है, यानी बाप की उम्र को एक्स कह दिया, बेटे की उम्र को वाई कह दिया, और ये आज के दिन है। तो 2 साल पहले क्या होगी, x - 2 y - 2, यानी आज के दिन उनकी उम्र x है और बेटे की उम्र y है। तो 2 साल पहले क्या होगा, x - 2 y - 2, यानी उनमें से 2 माइनस कर देंगे। तो कंडीशन के मुताबिक क्या था कि 2 साल पहले बाप की जो उम्र है बेटे की उम्र से 5 गुना थी। तो इसको हमने लिख के इक्वेशन 1 बना दिया। और दूसरा उसने बताया था कि आज से 6 साल बाद, तो x + 6 y + 6, 6 साल बाद बाप की उम्र x + 6, बेटे की उम्र y + 6। तो इसकी कंडीशन क्या थी कि 6 साल बाद बाप की जो उम्र है बेटे की उम्र से 3 गुना होगी। तो इसको हमने इक्वेशन 2 बना दिया। अब हमारे पास इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। अब इक्वेशन 2 को हमने सॉल्व किया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 3y + 18। अब एक्स वाई हमने एक तरफ लिख लिया और दूसरी रकमें एक तरफ लिख ली। तो ये हमारे पास बन गया x - 3y = 12। इसको हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब दोबारा इक्वेशन 1 की तरफ आते हैं, उससे भी हम x और y एक तरफ लेके आएंगे, सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास x - 2 = 5 × y - 2। तो इसको भी सॉल्व करके हम
5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 5y माइनस 10, y को इस तरफ ले आएंगे, x माइनस 5y, 2 इस तरफ आ जाएगा, ये मिल के हमारे पास अब हम इक्वेशन 1 को भी सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 थी हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 2। तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 5y माइनस 10, y को इस तरफ ले आएंगे, x को इस तरफ ले आएंगे, सॉरी y और x इस तरफ रहेंगे, कांस्टेंट इधर ले आएंगे। तो हमारे पास ये बन गया x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 8। अब एक ये इक्वेशन बन गई हमारे पास सिंप्लीफाइड, और एक ये इक्वेशन बन गई सिंप्लीफाइड। इन दोनों इक्वेशंस को हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। इनको हमने इकट्ठा करके लिखा, फिर आगे वही मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद क्रेमर्स रूल अप्लाई किया, ए डिटर्मिनेंट आ गया 2, A1 डिटर्मिनेंट आ गया 84, A2 डिटर्मिनेंट आ गया 20। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ये 2 इससे कट होके 42 आएगा, और ये इससे कट होके 10 आएगा। तो x की वैल्यू 42 आ गई, y की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब है कि आज के दिन बाप की उम्र जो है वो 42 ईयर्स है, और बेटे की उम्र जो है वो 10 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 8, 2 साइकिलिस्ट्स आर 44 किलोमीटर अपार्ट। यानी 2 साइकिल सवार हैं, उन्होंने रेस लगानी है, और उन दोनों के दरमियान फासला जो है वो 44 किलोमीटर है। एंड स्टार्ट आउट एट द सेम टाइम, और एक ही वक्त में वो स्टार्ट करते हैं। इफ़ दे गो टुवर्ड्स वन अनदर, और अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं, दे मीट इन 2 आवर्स, तो वो दोनों 2 घंटे में आपस में एक जगह पे पहुंच जाते हैं, मिल जाते हैं। बट इफ़ दे गो इन द सेम डायरेक्शन, द फास्टर ओवरटेक्स द स्लोअर इन 7.5 आवर्स। और अगर वो एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो जाहिर है वो और ज़्यादा टाइम लगेगा उनको एक दूसरे से मिलने के लिए। तो उसमें से जो फास्टर होगा, ज़ाहिर है एक की स्पीड ज़्यादा होगी, एक की स्पीड कम होगी, तभी वो दोनों एक दूसरे के जब पास जाके मिलेंगे। तो वो जो फास्टर है, तेज़ चलने वाला है, वो 7.5 घंटे बाद उसके पास पहुंच जाएगा। फाइंड देयर स्पीड्स बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो उनकी स्पीड हमने फाइंड करनी है मैट्रिक्स मेथड से। सॉल्यूशन में x को हमने कह दिया स्पीड ऑफ फास्टर साइकिलिस्ट, यानी जो तेज़ मूव कर रहा है उसको हमने x का नाम दे दिया, और जो स्लो मूव कर रहा है उसको हमने y का नाम दे दिया। तो वो यहाँ से हम कंडीशंस के मुताबिक इक्वेशन बनाएंगे। पहले उसने बताया था व्हेन मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, यानी जब वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो फिर क्या होता है, x प्लस वाई इंटू 2 इज इक्वल टू 44। यानी उन दोनों को, अब अगर आपने फ़िज़िक्स पढ़ी है तो उसमें आपने पढ़ा है कि वेलोसिटी का जो फार्मूला है, स्पीड का जो फार्मूला है, वो होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो वहाँ से डिस्टेंस किसके बराबर आता है, v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी। तो यहाँ से v मल्टीप्लाई टी इज़ इक्वल टू एस, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं। तो x और y को हम स्पीड कह रहे हैं, इसलिए ये x प्लस वाई दोनों की स्पीड को प्लस करके हमने सेम बना दिया, सिंगल बना दिया। और टाइम उसको 2 घंटे लगते हैं, इसलिए यहाँ t से मल्टीप्लाई किया, और ये उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है। तो यहाँ से हमने ये इक्वेशन बनाई, इसे सिंप्लीफाई किया, 2 इधर आके डिवाइड होके कट होके 22 बन गया। तो इधर आ गया x प्लस वाई, इधर आ गया 22। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। नेक्स्ट कंडीशन है व्हेन मूविंग इन सेम डायरेक्शन, जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इसमें x माइनस वाई है, x माइनस वाई इसलिए है क्योंकि x की स्पीड ज़्यादा है, y की स्पीड स्लो है, और इन दोनों ने आज जाके कहीं पे मिलना है। तो ये स्पीड है, ये टाइम है 7.5 घंटे, और ये टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस सेम है दोनों के लिए। तो ये 7.5 इधर आके डिवाइड होके ये आ जाएगा, तो पॉइंट में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इकट्ठा करके लिखेंगे, और वहाँ से फिर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो मैट्रिक्स बन गए हमारे पास, ये कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, ये वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, और ये कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स। तो क्रेमर्स रूल अप्लाई कर दें,
A1, A2, फिर इन तीनों का आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। A डिटर्मिनेंट है -2, A1 डिटर्मिनेंट है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास -27.87 आएगा। A2 डिटर्मिनेंट, इसको मल्टीप्लाई किया माइनस इसको मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई करेंगे -16.13 आ जाएगा। अब x और y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, वैल्यूज़ पुट की, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 13.93 और y की वैल्यू आ गई 8.07। तो ये चूँकि स्पीड्स हैं और हमें ये नज़र भी आ रहा है कि x की वैल्यू ज़्यादा है, क्योंकि हमने फ़र्ज़ किया हुआ था कि x की जो स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ है। तो स्पीड ऑफ फास्टर साइक्लिस्ट इज़ 13.93 किलोमीटर पर आवर और जो स्लो मूव कर रहा है उसकी स्पीड है 8.07 किलोमीटर पर आवर। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 7। यानी हमारे पास एक फ्रैक्शन है, उसका जो न्यूमरेटर है उसके बारे में बात कर रहा है। न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली रकम, फ्रैक्शन में ऊपर वाली रकम। न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 7 लेस दैन डिनोमिनेटर, यानी जो भी रकम है वो डिनोमिनेटर से 7 कम है। फ़र्ज़ करें डिनोमिनेटर है आपके पास 15, तो फिर न्यूमरेटर क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि वो उससे 7 लेस है, 7 कम है। इफ़ द न्यूमरेटर इज़ इंक्रीज्ड बाई 3, अब वो बात करता है कि अगर न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली रकम को हम 3 बढ़ा दें, यानी 3 उसमें प्लस कर दें, द न्यू फ्रैक्शन कैन बी कैंसल्ड डाउन टू 3/4। तो जो नई फ्रैक्शन बनेगी ऊपर नीचे रकमें कैंसिल होकर हमारे पास 3/4 आंसर आएगा। फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन बाय यूजिंग मैट्रिसेस। तो ओरिजिनल जो फ्रैक्शन है उसको हमने फाइंड करना है, उसका न्यूमरेटर क्या है, उसका डिनोमिनेटर क्या है, और ये हमने मैट्रिसेस वाले मेथड से फाइंड आउट करना है। अब देखें मैट्रिसेस कहाँ कहाँ पे हमें हेल्प कर रहा है रियल लाइफ में। एक्स को हमने न्यूमरेटर कह दिया, वाई को हमने डिनोमिनेटर कह दिया। गिवन कंडीशन ये थी पहले कि डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है यानी न्यूमरेटर छोटा है, तो डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर माइनस करेंगे तो वो हमारे पास 7 आएगा। तो इसको सारी रकम को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, -1 से, तो ये x की रकम प्लस हो जाएगी, y की रकम माइनस हो जाएगी और ये 7 भी माइनस हो जाएगा, यानी हर रकम को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस को हमने इक्वेशन 1 कह दिया। दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर x में हम 3 प्लस करें और उस पूरी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास 3/4 आंसर आता है। तो ये हमने लिख लिया। यहाँ से हम 4 को इधर ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, y को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया। 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4x + 12 और ये 3y। अब y वाली रकम इधर ले आएँ और कांस्टेंट वाली रकम इधर ले आएँ। ये हो जाएगा 4x - 3y = -12। तो ये आपके पास इक्वेशन 2 बन गई। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आपके पास कोएफिशिएंट्स बन जाएंगे 1 - 1 4 - 3। ये कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स, वेरिएबल्स का मैट्रिक्स, कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स। क्रेमर रूल अप्लाई करते हैं। A1 A2 बनाया, फिर इन तीनों का डिटर्मिनेंट फाइंड किया। A1 डिटर्मिनेंट आ गया 1 + 1, A1 डिटर्मिनेंट आ गया 9, A2 डिटर्मिनेंट आ गया 16। अब यहाँ से हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। x की वैल्यू आ गई 9, y की वैल्यू आ गई 16। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो 7 का है, यानी न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से 7 छोटा है। तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारी होगी 9/16। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट हो जाती है।